गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पढ़ चुके थे, एबनॉर्मल मोलर मास का कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके थे और उससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किए थे। तो अभी के लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग अपने आगे के टॉपिक को प्रोसीड करेंगे, जो कि है बेसिकली आपका लास्ट टॉपिक इज ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज बेसिकली आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, जैसे गैसेस स्टेट में आप पढ़े होंगे कि हमारा आइडियल गैस होता है और दूसरा होता है नॉन आइडियल गैस और रियल गैस। तो आइडियल गैस बेसिकली वो होते हैं जो हमारे आइडियल गैस इक्वेशन या जो भी हमारा गैस के इक्वेशन को है उसको फॉलो करते हैं, दैट इज पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। तो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी ये हमारा आइडियल गैस इक्वेशन था और ये आइडियल गैस इक्वेशन हमारे डिफरेंट लॉ से आते हैं। आप पढ़े भी होंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, इन सब के गेल-यूज़ैक लॉ, इन लॉ के कॉम्बिनेशन से ये हमारा इक्वेशन बना है। कहने का मतलब इसमें हमारा चार टाइप का तो लॉ है ना बेसिकली, जो कि गैस फॉलो करता है, बट दैट इज बेसिकली चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, देन एवोगाड्रो लॉ और लास्ट है हमारा गेल-यूज़ैक लॉ। तो ये इक्वेशन बेसिकली इन चार लॉ के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये सारा का सारा लॉ है जो कि गैस फॉलो करता है। तो अल्टीमेटली अगर हम बोलते हैं कि आइडियल गैस वो गैस होता है जो इस इक्वेशन को फॉलो करे, इसका मतलब क्या चीज़ कि आइडियल गैस वो गैस होगा जो इन सारे लॉज को फॉलो करेगा, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ और हमारा गेल-यूज़ैक लॉ। तो इन सब लॉ को जो फॉलो करेगा दैट इज बेसिकली हमारा कौन सा आइडियल गैस हम लोग बोलते हैं उस केस में उसको, इस वजह से क्योंकि इन लॉ के कॉम्बिनेशन से ये। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो डिफरेंट गैस के लॉ को, गैस का यही सब लॉ है, उन सारे लॉ को जो गैस फॉलो करेगा दैट गैस इज बेसिकली आइडियल गैस, और इस लॉ को जो फॉलो नहीं करेगा दैट गैस इज बेसिकली नॉन आइडियल। तो सिमिलरली आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से, तो वैसा सॉल्यूशन जो भी सॉल्यूशन का लॉ होता है उसको फॉलो करे बेसिकली दैट इज आइडियल, जो फॉलो नहीं करेगा दैट इज बेसिकली नॉन आइडियल। क्लियर? जैसे अब लॉ बेसिकली है क्या हमारा, तो लॉ बेसिकली रॉल्स का लॉ था कि हमारा जो भी है सॉल्यूशन है उसके इसमें सॉल्यूट भी वोलेटाइल इन नेचर, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, यही तो था हमारा सॉल्यूशन का लॉ। रॉल्स के टर्म्स में हम लोग सॉल्यूशन का लॉ पढ़े हैं कि अगर हमारा सॉल्वेंट वोलेटाइल है उसमें सॉल्वेंट भी वोलेटाइल को डाल देंगे तो वेपर प्रेशर दोनों की वजह से होगा, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो वेपर प्रेशर से सॉल्वेंट की वजह से होगा। तो सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि सॉल्यूट सॉल्वेंट का कॉम्बिनेशन, और जो लॉ इधर में फॉलो करना चाहिए वो कौन सा लॉ, रॉल्स लॉ। तो आइडियल सॉल्यूशंस आर बेसिकली दोज सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन विच फॉलो लिक्विड का लॉ या सॉल्यूशन का लॉ। तो कौन सा लॉ है बेसिकली हमारा, रॉल्स लॉ, विच फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कंसंट्रेशन, मतलब कोई सा भी कंसंट्रेशन ले लें उस पर अगर हमारा रॉल्ट का लॉ फॉलो कर रहा है ओवर इंटायर कंसंट्रेशन एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी फिक्स टेम्परेचर पे कोई सा भी हम लोग कंसंट्रेशन ले ले सॉल्यूट सॉल्वेंट का, और उस केस में अगर वो रॉल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है तो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी आइडियल सॉल्यूशन, वेयर एज नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्ट्स लॉ ओवर इंटायर कंसंट्रेशन। कुछ कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा पॉसिबली, बट हर कंसंट्रेशन पे वो कभी भी हमारा रॉल्ट के लॉ को फॉलो नहीं करेगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली विच सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? अब देखिए, जैसे सॉल्यूशन का प्रिपरेशन हमारा हुआ तो ये हमारा बीकर सपोज कर लो, आप मान लो इधर में हमारा पहले से ही सॉल्वेंट प्रेजेंट है, तो ये सॉल्वेंट तो हमारा वोलेटाइल नेचर का हो गया। अब इसमें हम लोग क्या कर दिए, सॉल्यूट को भी मिक्स कर दिए, तो सॉल्यूट भी वोलेटाइल नेचर का। तो इस केस में दोनों की वजह से हम लोग वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मान लीजिए कि सॉल्वेंट को हम लोग ए या बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सॉल्यूट को हम लोग ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर? किसी भी चीज़ से आप रिप्रेजेंट करते हो तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी बेसिकली इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। यही तो हमारा रॉल्ट का लॉ है कि अगर हम लोग दो अलग अलग चीज़ को हम लोग मिक्स करते हैं,
सॉल्यूट सॉल्वेंट का, तो जो ओवरऑल वेपर प्रेशर होगा दोनों की वजह से होगा। तो इस इक्वेशन को जो भी फॉलो कर दिया दैट इज बेसिकली हमारा आइडियल सॉल्यूशन, और जो इस इक्वेशन को फॉलो नहीं किया दैट इज बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक्सपैंड तो आप कर ही सकते हो कि हम लोग फिर से लिख सकते हैं पी ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्यूट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और पी ऑफ सॉल्वेंट को लिख सकते हैं वेपर प्रेशर ड्यू टू एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पी ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल टू पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस इक्वेशन को बेसिकली जो फॉलो कर लिया दैट इज बेसिकली आइडियल, जो इस रॉल्स के लॉ को फॉलो नहीं करेगा दैट इज बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर? तो लिख लीजिए आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग चेंज करके नहीं देखेंगे, मतलब फिक्स टेम्परेचर पे, ठीक है नाउ। तो रॉल्ट का लॉ बेसिकली यही था सोल्यूट सॉल्वेंट कॉम्बिनेशन के लिए कि टोटल वेपर प्रेशर मस्ट बी इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट इंडिविजुअली प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको हम लोग एक्सपैंड करके ये लिख सकते हैं। अब देखिए कोई सा भी सॉल्यूशन आइडियल होगा या नहीं होगा तो उसके लिए हम लोग को वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा इस फॉर्मूले से, जो कि मैथमेटिकली हम लोग जानते हैं कि इस वेपर प्रेशर इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। पी नॉट ऑफ सॉल्यूट पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पता करेंगे, पी नॉट ऑफ सॉल्वेंट पता करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पता करेंगे, और उस केस में हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली इस सेम सॉल्यूशन का हम लोग वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटल भी कैलकुलेट करेंगे, मतलब लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करके उस केस में हम लोग वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करेंगे, और वो दोनों वेपर प्रेशर थियोरेटिकल वेपर प्रेशर यहाँ से जो आया और एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर हमारा जो आया वो दोनों अगर आपस में इक्वल हो गया दैट मीन्स हमारा वो सॉल्यूशन क्या हो गया आइडियल, तभी तो हमारा थियोरेटिकल एक्सपेरिमेंटल दोनों वैल्यू क्या आ गया है सेम आ गया है। क्लियर? मतलब इस लॉ को सही से वो फॉलो किया है। क्लियर है ना? तो अभी तो कोई सॉल्यूशन को आइडियल पहचानने के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा या कौन सा सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को तो पहले उसका थियोरेटिकल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, एज वेल एज एट द सेम टाइम हम लोग को उसका क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बता सकते हैं कि वो हमारा आइडियल है कि नहीं, क्योंकि दोनों इक्वल आना चाहिए, तभी तो लॉ फॉलो किया अच्छे से। तो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट या पता करना हमारे लिए मतलब नॉर्मली हमारे लिए पेन एंड पेपर पे या थियोरेटिकली पॉसिबल नहीं है। इस वजह से आइडियल सॉल्यूशन को पहचानने के लिए हम लोग कोई दूसरा मेथड निकाल लेते हैं, जिस मेथड से हम लोग आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा और कौन सा सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। क्लियर? तो एक तो ये बात है। तो बेसिकली आइडियल सॉल्यूशन वो होगा जो रॉल्स लॉ को इंटायर कंसंट्रेशन पे फॉलो करेगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर हमारा इन दोनों के इक्वल में आना चाहिए थियोरेटिकली एज वेल एज एक्सपेरिमेंटली। बट वेरिफिकेशन के लिए कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है कौन सा सॉल्यूशन आइडियल नहीं है, इसके लिए कभी भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल वाला चीज़ को नहीं देख सकते हैं, तो इसलिए हम लोग इसके लिए दूसरा मेथड को डिटरमाइन बेसिकली करते हैं कि उस मेथड से हम लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल होगा कौन सा सॉल्यूशन आइडियल नहीं होगा। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं वही आइडियल सॉल्यूशन, देन हम लोग पढ़ेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्लियर है? नाउ देखिए ये मान लीजिए कि एक बीकर आपका ये रहा, इसमें भी प्योर से सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर? फिर से एक दूसरा बीकर ये रहा आपका, इसमें सिर्फ प्योर हमारा सॉल्वेंट प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इन दोनों को जब हम लोग आपस में मिक्स कर देंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिक्स कर देंगे, तो रिजल्टिंग जो हमारा बनेगा दैट इज बेसिकली सॉल्यूशन। तो जो रिजल्टिंग बना हमारा सॉल्यूशन। क्लियर? मान लीजिए सपोज कि सॉल्यूट हम लोग किसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बी से, ठीक, सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए से। ठीक है? तो अगर अभी इस कंटेनर में सिर्फ हमारा सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो आप पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग में कि कोई भी सब्सटेंस हमारा अगर प्रेजेंट होता है तो उसके हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई हमारा इंटरैक्टिव फोर्स काम कर रहा होता है, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करेगा तो वो दोनों चीज़ कभी भी साथ में नहीं रह सकता है। क्लियर? तो दो सब्सटेंस के बीच में हमेशा मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। मतलब यहाँ पे अगर डिफरेंट सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स है कि अगर मान लीजिए कि एक रहा सॉल्यूट का मॉलिक्यूल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस टाइप से, तो हर दो मॉलिक्यूल के बीच में हमारा कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, क्योंकि जब तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स वर्क नहीं करेगा तब तक कभी भी सॉल्यूट का सारा मॉलिक्यूल साथ में
नहीं रह सकता है। तो अगर सॉल्यूट है इसका मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई हमारा इंटरैक्शन या कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। इट मे बी वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट मे बी डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, इट मे बी हाइड्रोजन बॉन्ड, और कोई सा भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पक्का सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स में वर्क कर रहा होगा। सिमिलरली बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सॉल्वेंट। अगर हम लोग इस कंटेनर में लिए हैं तो सॉल्वेंट अगर इस कंटेनर में लिए हैं मतलब सॉल्वेंट का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होगा, उसके बीच में भी हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा, तभी तो सारा का सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल एक जगह पे है। और सिमिलरली इस केस में हमारा सॉल्यूशन हो गया, तो सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्वेंट के कॉम्बिनेशन से है, मतलब सॉल्यूशन के भी मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारा क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। कोई सा भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है। दीज आर बेसिकली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो आपको पढ़ाया गया होगा कि बहुत सारा होता है, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड एक्सेट्रा। क्लियर, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होता है। तो सॉल्यूट हो गया या सॉल्वेंट हो गया या सॉल्यूशन, तो हर केस में हमारा उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा होगा। क्लियर, आई बात समझ में, चाहे कोई सा भी टाइप हो। देखिए आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन होगा, आइडियल सॉल्यूशन हमेशा वही सॉल्यूशन होगा जिस केस में सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है या अट्रैक्शन है, जैसे सॉल्यूट मॉलिक्यूल आपस में जिस भी फोर्स से जुड़ा हुआ है, तो सॉल्यूट मॉलिक्यूल को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन कहने का ये मतलब हुआ कि सॉल्यूट, एक सॉल्यूट के मॉलिक्यूल और दूसरे सॉल्यूट के मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन मतलब इन दोनों के बीच का जो इंटरैक्शन होगा, वन डर वाल फोर्स हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकता है। सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन इट इज बेसिकली इक्वल टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, मतलब कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स वर्क कर रहा होगा, सो सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। और जब ये दोनों इक्वल आपस में होगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सॉल्यूशन बना है। दैट मीन्स इस केस में हमारा सॉल्यूशन बेसिकली बना कैसे है हमारा, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। इधर में सिर्फ सॉल्यूट था तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर में सिर्फ सॉल्वेंट था तो सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बट इधर में सॉल्यूशन आ गया, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों साथ में है, तो इधर में जो इंटरैक्शन होगा वो दोनों के बीच में होगा, मतलब इधर में जो इंटरैक्शन होगा सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन। तो अगर ऐसा हमारा कहीं पे भी केस बनेगा कि सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच का, वही सॉल्वेंट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच का है, और वही हमारा सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच का है, तो ऐसा अगर हमारा कहीं पे भी सेम हो जाएगा तीनों इंटरैक्शन या तीनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो जो सॉल्यूट सॉल्वेंट हमेशा मिक्स होकर के जो सॉल्यूशन बनाएगा दैट इज ऑलवेज आइडियल। कैसा सॉल्यूशन हमेशा होगा, दिस सॉल्यूशन इज ऑलवेज आइडियल। ये सॉल्यूशन हमेशा का हमेशा मेरा कैसा होगा, आइडियल ही होगा। जब कभी भी हमारा सॉल्यूट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू द सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देन उस केस में जो हमारा बनेगा सॉल्यूशन दैट इज ऑलवेज आइडियल। फॉर एग्जाम्पल हम मिक्स करते हैं बेंजीन and it is mixed with toluene. Clear? Now benzene is basically ये, toluene is basically किसी भी एक पोजीशन से आप क्या कर दो, हाइड्रोजन को हटा करके वहाँ मिथाइल ग्रुप लगा दो, जैसे बेसिकली क्या चीज हो गया हमारा, टोलिन हो गया। नाउ अब देखिए कहीं पे भी हमारा बेंजीन रखा हुआ होगा, मान लीजिए कि सॉल्यूट हमारा सपोज फिलहाल के लिए बेंजीन है, तो एक हमारा कंटेनर हो गया बेंजीन का, तो इसमें बेंजीन का मॉलिक्यूल्स बहुत सारा रखा हुआ होगा। अब बेंजीन इज बेसिकली C6H6, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, हमारा नॉन पोलर बॉन्ड होता है, बहुत कम पोलैरिटी होता है, मतलब कोई भी चार्ज नहीं होगा, तो एक C6H6 दूसरे C6H6 के साथ हमारा क्या होगा, कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ा होगा। एक C6H6 है, ये दूसरा बेंजीन का मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़ा होगा। और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कोई भी फोर्स ऑफ इंटरेक्शन हमारा नहीं लग रहा होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के बीच में कोई चार्ज ये सब का डेवलपमेंट नहीं है, तो दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज बेसिकली नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसमें कोई चार्ज हमारा नहीं है, या इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बेसिकली हम लोग बोलते हैं वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
क्लियर। तो यहाँ पे एक बेंजीन का ये मॉलिक्यूल, दूसरे बेंजीन का ये मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जब कोई चार्ज का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, अगर इस मॉलिक्यूल में चार्ज का डेवलपमेंट हो जाता तो हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, या बहुत सारा टाइप का होता है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल हमारा इस टाइप से करके, क्लियर। आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इस टाइप से करके हमारा होता है बहुत सारे टाइप का। तो कुछ नहीं, सिंपल जो हम लोग जानते हैं वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी सब के हेल्प से चेक करेंगे। तो इधर में हमारा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है क्योंकि चार्ज का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो इधर में सिंपल सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दूसरे केस में ले लिए भाई टोलिन। टोलिन इज बेसिकली क्या चीज, एक हाइड्रोजन हटा करके हम लोग CH3 लगा दिए, दिस इज बेसिकली C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन हटा दिए तो C6H5CH3, यही होगा हमारा बेसिकली ना। अब टोलिन है हमारा, तो ये भी तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें भी कहीं पे कोई चार्ज का हमारा सेपरेशन है या कुछ भी है नहीं, तो ये भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो इसके भी दो मॉलिक्यूल के बीच में हमारा सेम इंटरेक्शन वर्क कर रहा होगा। तो टोलिन में भी कौन सा इंटरेक्शन वर्क कर रहा होगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इधर भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब बेंजीन में भी, टोलिन में भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो दोनों इंटरेक्शन बराबर हो गया। तो जब आपस में बेंजीन टोलिन भी मिक्स करेगा तो बेंजीन में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, टोलिन में वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इंटरेक्शन तीनों का हमारा क्या हो गया, अप्रोक्सीमेटली सेम। तो ये बेंजीन और टोलिन जो हमेशा मिक्स होकर के सोल्यूशन बनाएगा, दैट सोल्यूशन विल बी आइडियल और नॉन आइडियल, दैट इज ऑलवेज आइडियल। क्यों, क्योंकि हमारा बेंजीन के मॉलिक्यूल के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटरेक्शन फोर्स बिटवीन हमारा किसका मॉलिक्यूल्स, टोलिन के मॉलिक्यूल्स में। क्लियर, आई बात समझ में ना। हम लोग दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए, तो हमेशा पहचानने का यही तरीका है। तो बेंजीन टोलिन हो गया, बहुत सारा ऐसा हो सकता है, सिर्फ हमारा देखने में सिमिलर लगना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल हेक्सेन एंड नॉर्मल हेप्टेन। सिंपल, नॉर्मल हेक्सेन, हेक्सेन मतलब क्या हो गया आपका C6H14, CnH2n+2 होता है ना, तो C6H14 इट इज नॉर्मल हेक्सेन, और हेप्टेन इज C7H16, मतलब एक CH3 ग्रुप का हमारा डिफरेंस है ना, सॉरी CH2 ग्रुप का हमारा डिफरेंस है, होमोलोगस सीरीज होता है। अब देखिए, तो C6H14 ये और ये दोनों लगभग हमारा सेम ही है, एक CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, तो उतना डिफरेंस हमारा नहीं होता है। तो नॉर्मल हेक्सेन ये भी नॉन पोलर है, तो इसमें भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो भी हमारा बनेगा वो हमेशा कैसा होगा, हमारा आइडियल सॉल्यूशन ही होगा। जैसे मान लीजिए कि इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल, जैसे मिथाइल अल्कोहल मतलब CH3OH, क्लियर, और इथाइल अल्कोहल मतलब क्या चीज़ कि CH3CH2OH। तो फिर से एक CH2 ग्रुप का हमारा डिफरेंस है, तो इधर में भी हमारा लगभग दोनों सेम ही है, एक मिथाइल मतलब CH2, तो उतना हम लोग मायने उतना हमारा मैटर नहीं करता है। इधर भी हमारा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इधर भी हमारा नॉन, जो ये थोड़ा सा हमारा पोलर है कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, उससे हमारा फर्क नहीं पड़ता है, मतलब दोनों हमारा सिमिलर टाइप का ही दिख रहा है। इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, डिफरेंस हमारा CH2 का, तो उतना हमारा कोई मायने नहीं रखता है, तो एक ही टाइप का इंटरेक्शन इन दोनों में होगा, जो हो उससे हमको मतलब नहीं। इंटरेक्शन का नाम से क्या मतलब, इंटरेक्शन, लेकिन देखने में लग रहा है कि दोनों हमारा क्या चीज़ है, सिमिलर टाइप का है, दैट मीन्स हमेशा ये जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। सिमिलरली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, मतलब जहाँ भी दो टाइप का आपको सेम टाइप का दिख गया ना कि हाँ दोनों सिमिलर टाइप का हमारा है सब्सटेंस, इसका मतलब वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा बनेगा, आइडियल। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, मतलब बेंजीन से हमारा क्लोरीन अटैच्ड है और ब्रोमीन अटैच्ड है, तो क्लोरीन हेलोजन, ब्रोमीन भी हेलोजन, दोनों ऊपर नीचे का हेलोजन है, मतलब ये भी जो हमारा सॉल्यूशन बनाएगा दैट विल बी आइडियल सॉल्यूशन। तो सिंपल सा हमारा बात हो गया, दैट सॉल्यूशन विच in which solute interaction is equal to the solvent interaction approximately about, और वही हमारा solute interaction के बराबर में है, तो वो हमेशा जो सोल्यूशन बनेगा दैट सोल्यूशन विल बी आइडियल। फॉर एग्जांपल बेंजीन टोलिन लगभग देख सिमिलर है, नॉर्मल हेक्सेन नॉर्मल हेप्टेन सिमिलर है, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल सिमिलर है, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ये भी हमारा क्या चीज़ है, सिमिलर है। तो इस टाइप के बीच में जो हमारा इंटरेक्शन होगा, इसमें जो इंटरेक्शन होगा वही लगभग इसी में इंटरेक्शन होगा, तो रिजल्टिंग इंटरेक्शन भी सेम ही होगा, तो सॉल्यूशन ऑलवेज कैसा होगा, आइडियल होगा। क्लियर, आई बात समझ में, क्लियर है ना।
तो हमेशा आइडियलिटी को चेक करने के लिए हम लोग इसी को चेक करते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, इट इज इक्वल टू सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन एंड दैट विल बी इक्वल टू द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो दिस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आर बेसिकली द आइडियल सॉल्यूशन एंड दे विल फॉलो द रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कंसंट्रेशन एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर। कंसंट्रेशन चेंज भी कर देने पर वो रॉल्स लॉ को हमेशा क्या करेगा, फॉलो करता ही रहेगा। तो आइडियल सॉल्यूशन आप आसानी से डिटरमाइन कर सकते हैं, जिस केस में भी आपको इंटरेक्शन क्या लग जाए, लगभग सिमिलर और सेम लग जाए। क्लियर? ओके। अब देखिए आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, कि आइडियल सॉल्यूशन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। क्लियर? तो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कैरेक्टरिस्टिक ये है, जैसे अगर कोई भी आप आइडियल सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर में कभी भी कोई भी हमारा अगर सॉल्यूशन बनेगा दैट इज बेसिकली आइडियल, तो उस केस में सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ कंबाइन होने पे कोई ना एनर्जी का गेन होगा ना लॉस होगा, मतलब एनर्जी के में कोई भी चेंज नहीं होगा। मतलब शुरुआत में उस सिस्टम का जितना एनर्जी सॉल्यूट सॉल्वेंट का अपना अपना जितना एनर्जी था उतना ही एनर्जी अंत में सॉल्यूशन का रह जाएगा, मतलब एनर्जी का कोई भी चेंज नहीं हो गया। मतलब ना ही गेन ऑफ एनर्जी हुआ, मतलब ना ही वो सिस्टम एनर्जी को गेन करेगा ना ही वो सिस्टम एनर्जी को लूज करेगा, मतलब ना प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ ना प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ। अगर एंडोथर्मिक होता तो उस केस में इंथैल्पी हमारा क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। अगर एक्सोथर्मिक होता है तो उस केस में इंथैल्पी हमारा क्या होता है, उस मिक्सचर का उन दोनों को मिक्स करने के बाद लेस देन जीरो। बट सिंस ना ही एंडोथर्मिक होगा ना ही एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक कब होता है, एनर्जी का चेंज कब होगा, जब हमारा इंटरेक्शन टूटेगा, नया इंटरेक्शन बनेगा। जैसे मान लीजिए कि सॉल्यूट है हमारा, तो सॉल्यूट को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो बी बी इंटरेक्शन दैट इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, ये हमारा सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के साथ कंबाइन करेगा तब ए बी इंटरेक्शन बनेगा। दिस इज सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, दिस इज सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, देन दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। नाउ ए बी इंटरेक्शन बनने के लिए ये बी बी इंटरेक्शन को टूटना पड़ेगा, सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन दो मॉलिक्यूल के बीच में ये भी टूटना पड़ेगा, तब एक ए एक बी कंबाइन करेगा, फिर दूसरे बी के साथ कंबाइन करेगा, तब ये इंटरेक्शन नया बनेगा। अब आप सोचो ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन और ये इंटरेक्शन तीनों हमारा सेम मैग्नीट्यूड का है, तो इस इंटरेक्शन को टूटने में जितना एनर्जी लगेगा उतना ही एनर्जी इस इंटरेक्शन को भी टूटने में लगेगा, और उतना ही एनर्जी इस इंटरेक्शन को बनने में रिलीज भी हो जाएगा। क्लियर? तो एनर्जी का कोई भी गेन लॉस नहीं है। कोई इंटरेक्शन या कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेरा स्ट्रांग होता, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा वीक होता, तो एक को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लग गया, दूसरा को तोड़ने के लिए हल्का सा कम एनर्जी लगा, तो उसमें एनर्जी का चेंज हो रहा है ना, गैप आ रहा है, तो अब एनर्जी नेट एनर्जी पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। बट इस केस में सारा इंटरेक्शन ही सेम है, मतलब कोई हमारा इस दोनों के कंबाइन करने के बाद कोई भी हमारा एनर्जी ये सब का चेंज नहीं होगा। इस केस में एनर्जी का चेंज नहीं हुआ, तो ना ही प्रोसेस एंडोथर्मिक हुआ ना ही प्रोसेस एक्सोथर्मिक हुआ, मतलब इंथैल्पी ना ग्रेटर देन जीरो ना इंथैल्पी लेस देन जीरो। मतलब फर्स्ट में हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर, मतलब मिक्सचर को बनाने में सॉल्यूट सॉल्वेंट को कंबाइन करके मिक्सचर के फॉर्मेशन में देयर इज नो एनी हीट एब्जॉर्ब और नो एनी हीट रिलीज, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर ऑलवेज हमारा कितना होगा, डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू जीरो फॉर कौन सा सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन। मतलब इस केस में नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड, ना ही हीट एब्जॉर्ब्ड होगा, नाइदर हीट इज एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड इन मिक्सिंग, मतलब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के साथ मिलाने पे ना ही हीट बाहर से एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब हो रहा है और ना ही रिलीज हो रहा है। जितना था हमारा एनर्जी कंटेंट सिस्टम का उतना ही बाद में भी रह जाएगा। इस वजह से हमारा नेट हीट का एक्सचेंज उस मिक्सचर के लिए कितना हो गया, जीरो। क्लियर? सेकेंड, डेल्टा वी ऑफ मिक्सचर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, कि मिक्सचर के वॉल्यूम का क्या होगा। नाउ फिर से सॉल्यूट का इंटरेक्शन सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के बराबर में है, लास्ट का हमारा भी इंटरेक्शन सेम है, जितना सॉल्यूट और सॉल्वेंट डालेंगे वो हमेशा मेरा सॉल्यूशन में जाकर के ऐड हो जाएगा, ना वॉल्यूम बढ़ेगा ना घटेगा। दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ये हमेशा इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही सॉल्यूशन बना है, तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल होगा। मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमेशा कितना हो गया, जीरो। इसमें से इतना को घटा देंगे सॉल्यूट सॉल्वेंट को तो जीरो ही आएगा, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों क्या चीज़ है, आपस में इक्वल। मतलब चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज ऑल्सो इक्वल टू क्या चाहिए हमारा, जीरो। मतलब
वॉल्यूम जो हमारा मिक्सचर का होगा वो भी 0 होगा आइडियल सॉल्यूशन के केस में। दैट इज बोल सकते हैं यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज ऑलवेज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट और सोल्यूट के वॉल्यूम के हमेशा क्या होगा, इक्वल ही होगा, तभी इन दोनों का सबट्रैक्शन हमेशा क्या आएगा, 0 के बराबर में आएगा। तो पहला तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0, मतलब कोई हीट का ना एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज होगा। सेकेंड हमारा वॉल्यूम का भी हमारा चेंज क्या होगा, 0 के बराबर में होगा। थर्ड इज डेल्टा जी ऑफ मिक्सचर। डेल्टा जी ये आप पढ़े होंगे कि गिब्स फ्री एनर्जी, ये बेसिकली मैथमेटिकल टूल जो है हमारा हम लोग यूज़ करते हैं टू डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस। स्पॉन्टेनिटी स्पेलिंग आप चेक कर लोगे, स्पॉन्टेनिटी कि कौन सा प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो स्पॉन्टेनिटी मतलब ये हो गया कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मतलब आपको हम बता भी चुके हैं, आप पढ़े भी होंगे कि स्पॉन्टेनियस मतलब ये होता है क्या चीज़, कि जब दो चीज़ को आपस में मिक्स करो तो वो खुद ब खुद मिक्स हो जाए, उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्या कीजिए, वाटर को लीजिए और वाटर को यहाँ पे सरफेस पे ऐसे ही आप डाल दो, तो सरफेस पे जैसे ही डाल दो कुछ देर बाद क्या होगा, सारा का सारा वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो इवेपोरेशन हो गया कि वाटर का वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाना, उसके लिए हम लोग कोई भी प्रोसेस खुद से नहीं किए हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस आर कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन अगर यही वाटर को आप गैस के नॉब पे रख दो, मतलब गैस चूल्हा पे डाल करके तब उसको हीट करना स्टार्ट करो, तब जब तक उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा तब तक वो पूरा का पूरा वाटर वाटर वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बेसिकली वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मतलब क्या चीज़, चेंज इन द स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर। किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड से गैसीय स्टेट में चेंज करने के लिए हमारा पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जो प्रोसेस होगा दैट इज वेपोराइजेशन। लेकिन किसी भी टेम्परेचर पे अगर वो प्रोसेस होगा दैट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के लिए हम लोग छोड़ देंगे, ऐसे ही इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन वेपोराइजेशन के लिए उसको एनर्जी लगातार सप्लाई करना पड़ेगा हम लोग को। अगर सप्लाई नहीं की एनर्जी तो वो चेंज कभी भी वाटर वेपर में नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी जब तक उसका हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे तो टेम्परेचर रेज नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं। और टेम्परेचर जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं जाएगा तब तक वो वेपर स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। मतलब वो प्रोसेस हो गया नॉन स्पॉन्टेनियस, जो खुद ब खुद नहीं हो रहा है, उसको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी वो कन्वर्ट होगा। और टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब हम लोग उसको एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो अब देखिए, तो अगर हमारा कोई भी आइडियल सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को आपस में मिलाएंगे, तो उसको बाहर से हम लोग को चलाने का जरूरत नहीं है, बाहर से उसमें और कुछ डालने का जरूरत नहीं है कि आपस में होमोजेनस मिक्सचर बने। जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट को आप डाल दोगे साथ में, वो अपने आप से होमोजेनस मिक्सचर बन जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारा कुछ हो जाएगा। मतलब वो जो हमारा प्रोसेस हो गया या मिक्सिंग हुआ सॉल्यूट सॉल्वेंट का, वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ कि नॉन स्पॉन्टेनियस? ऑब्वियसली स्पॉन्टेनियस। क्यों? क्योंकि हमारा उस केस में क्या हो गया, आसानी से वो दोनों को कमाई कर दिए, बाकी मतलब दूसरे के साथ मिक्स कर दिए, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आसानी से वो सॉल्यूशन बन गया, मतलब होमोजेनस मिक्सचर बन गया। तो इसका मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। और किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज ऑलवेज हमेशा कैसा होता है हमारा, लेस देन जीरो। कैसा होता है हमेशा? लेस देन जीरो। फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मतलब हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस मतलब क्या, कि सॉल्यूट सॉल्वेंट को सिर्फ आपस में मिक्स कर देंगे तो वो सॉल्यूशन बना लेगा, मतलब होमोजेनस मिक्सचर का फॉर्मेशन कर लेगा, बाकी और भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली 3 हो गया। और लास्ट जो हमारा एक और कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज बेसिकली इंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर। इंट्रोपी, एस से हम लोग इंट्रोपी को डिसाइड करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, पढ़ाए हैं आपको। नाउ इंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर। अब इंट्रोपी ऑफ द मिक्सचर देखिए हम लोग कैसे डिटरमाइन करते हैं। अभी आइडियल के लिए बात कर रहे हैं। देखिए हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल्टा जी चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, एक फॉर्मूला को हम पढ़ाए थे कि डेल्टा जी इट इज ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्लियर? ये फॉर्मूला आप पढ़े होगे, जहाँ पे डेल्टा जी इज रिप्रेजेंटिंग हमारा क्या चीज, स्पॉन्टेनिटी ऑफ एनी प्रोसेस, होता है। तो डेल्टा जी इज बेसिकली स्पॉन्टेनिटी, जिससे हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एच हमारा इंथैल्पी हो गया, टी हो गया टेम्परेचर, एंड डेल्टा एस इज इंट्रोपी। नाउ देखिए किसी भी आइडियल सॉल्यूशन के लिए डेल्टा जी का वैल्यू हमेशा क्या होगा हमारा, निगेटिव। लेस देन जीरो मतलब ये वैल्यू हो गया निगेटिव।
डेल्टा एच का वैल्यू हमेशा कितना हो गया 0, मतलब इंथैल्पी का चेंज ये 0, ये 0 हो गया, मतलब इस पर कोई नहीं। अब देखिए गिब्स फ्री एनर्जी को, अब टेम्परेचर तो कभी निगेटिव नहीं हो सकता ना केल्विन में, ठीक है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हमेशा पॉजिटिव, तो ये हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर में लेंगे तो ये टर्म हमेशा मेरा पॉजिटिव आ गया। तो इस पूरे गिब्स फ्री एनर्जी को निगेटिव होने के लिए ये टर्म तो ऐसे ही 0 को टेंड कर गया, तो ये टर्म तो अफेक्ट करेगा नहीं, मतलब इस पूरे टर्म को निगेटिव होना पड़ेगा। आगे एक माइनस है, ये पॉजिटिव ही है, तो मतलब इसको क्या होना पड़ेगा हमेशा पॉजिटिव, तभी ना पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या आ जाएगा निगेटिव, ओवरऑल निगेटिव। आई बात समझ में, मतलब एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या होना चाहिए हमारा पॉजिटिव, तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम शुड बी पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 फॉर एनी आइडियल। एंट्रोपी जैसा ही पॉजिटिव आ गया तो एंट्रोपी भी हमारा स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करता है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा या नहीं होगा, तो होगा। क्लियर, तो बेसिकली ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है कि वैसा मिक्सचर जिसका हमारा इंथैल्पी इक्वल टू 0 आ जाएगा, मिक्सचर का या वॉल्यूम का चेंज 0 आ जाएगा, गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव आ जाएगा और एंट्रोपी हमारा पॉजिटिव, तो ऐसा अगर कंडीशन कोई भी मिक्सचर फुलफिल करता है दैट मिक्सचर इज ऑलवेज कौन सा आइडियल मिक्सचर, और आइडियल होमोजेनस मिक्सचर और आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, जनरली जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो जनरली डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। हमेशा हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन ही किसकी तरह एक्ट करेगा, आइडियल सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा। तो नोट करके लिख लीजिए कि डाइल्यूट सॉल्यूशन एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। जिस केस में सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाइयर होगा सॉल्यूट के कंपेरिजन में, तो वैसा सॉल्यूशन हमेशा कैसा एक्ट करेगा, दैट विल एक्ट एज आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, बाकी अगर कोई सॉल्यूशन हमारा आइडियल होगा तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़े ही थे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका हमेशा कैसा होगा, तो हम लोग ये पहले ही पढ़े थे कि जब दोनों कंपोनेंट हमारा क्या होता है वोलेटाइल होता है, तो उस केस में हम लोग ग्राफ इस टाइप का कुछ ड्रॉ किए थे ना, जहाँ पे एक टाइम में हम लोग मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को 1 ले लिए थे तो बी 0 था, दूसरा कंपोनेंट यहाँ पे बी को 1 ले लिए थे तो ए 0 था, सिर्फ मोल फ्रैक्शन ए का लिए थे तो यहाँ पे वेपर प्रेशर भी सिर्फ ए की वजह से होगा, दैट इज़ पी नॉट ए। यहाँ बी का 1 लिए हैं तो यहाँ पे सिर्फ बी की वजह से होगा, दैट इज़ पी नॉट बी। हम लोग देखे थे कि ए का वेपर प्रेशर हमारा घटता है, ए का वेपर प्रेशर हमारा बढ़ता है, और जो ये रिजल्टिंग वेपर प्रेशर आ गया दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, या कर्व हो गया सॉल्यूशन का, दैट विल बी पी ए प्लस पी बी। तो ये हमारा प्योर लॉ के बेस्ट पे था, लॉ के ही रॉल्ट लॉ पढ़े तो उसी पे ना हम लोग ये कर्व पढ़े थे, मतलब ये कर्व अगर कोई भी सॉल्यूशन हमारा ड्रॉ कर रहा होगा बना रहा होगा तो वो सॉल्यूशन हमेशा कैसा होगा आइडियल होगा। क्लियर, तो ये सब सारा बात था आइडियल सॉल्यूशन का। क्लियर, अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आवर सेकेंड बेसिकली टर्म इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सिंपल है, दैट सॉल्यूशन विच डज नॉट फॉलो रॉल्स लॉ ओवर इंटायर कंसंट्रेशन एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड नॉन आइडियल। जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो हमेशा कैसा सॉल्यूशन होगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। जैसे रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इट विल बी इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ वन कंपोनेंट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ अनदर कंपोनेंट, मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बराबर में होगा। आई बात समझ में, तो ये हम लोग थियोरेटिकली कैलकुलेट करेंगे, मतलब इस फॉर्मूले से, जो कि पी ए को लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी वी को लिख सकते हैं पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये कैलकुलेट करेंगे और एक बार वेपर प्रेशर इसका एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे, दोनों आपस में इक्वल आ गया, दैट मीन्स हमारा ये दोनों मतलब ये लॉ फॉलो हो रहा है, दैट मीन्स वो आइडियल। लेकिन अगर इक्वल नहीं आया, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किए हैं, सो मतलब ये तो थियोरेटिकल मान लीजिए, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि बेसिकली आपका एक्सपेरिमेंटल हम लोग कैलकुलेट किया है, सो इफ दैट इज नॉट इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड बेसिकली थियोरेटिकली, जो हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेट किए हैं जो कि है कितना पी ए प्लस पी बी, तो ये अगर हमारा इक्वल नहीं होगा तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे ही सॉल्यूशन को बेसिकली हम लोग कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं, दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली कॉल्ड
नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसी को हम लोग बोलेंगे नॉन आइडियल, क्योंकि ये हमारा जो भी लॉ है राउल्स लॉ उसको फॉलो नहीं किया। अगर फॉलो किया होता है तो एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल दोनों क्या आता हमारा सेम आता है। क्लियर, आई बात समझ में। इट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल, ये हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थियोरेटिकल के बराबर में नहीं होगा। और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थियोरेटिकल है हमारा कितना, तो इज नॉट इक्वल टू, वेपर प्रेशर थियोरेटिकल है बेसिकली PA + PB, यही तो है हमारा, मतलब इसके बराबर में नहीं होगा। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन थियोरेटिकल इतना ही है, मतलब अगर इसके बराबर में नहीं होगा तो इस केस में दो केस हो सकता है, या तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन जो हम लोग एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे वो थियोरेटिकल से ज़्यादा आ जाए, नहीं तो छोटा आ जाए। और इस केस में दो केस पॉसिबल है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो कि बेसिकली EXPT एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किया दैट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर थियोरेटिकल जो कि PA + PB है, इससे या तो बड़ा आ जाए, नहीं तो सेकेंड पॉसिबिलिटी इज दैट कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज बेसिकली कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल वो हम लोग का थियोरेटिकल से क्या आ जाए, कम हो जाए, मतलब PA + PB से कम हो जाए, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो आइडियल सॉल्यूशन बेसिकली वो हो गया दैट सॉल्यूशन विच डिड नॉट फॉलो राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को फॉलो करता है तो एक्सपेरिमेंटल थियोरेटिकल दोनों बराबर आता है हमारा। तो जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा over entire concentration at any particular temperature will be called as non ideal solution। इसका मतलब उसका हम लोग थियोरेटिकली वेपर प्रेशर कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करेंगे तो वो कभी भी आपस में इक्वल नहीं होगा। जबकि तो इक्वल नहीं होगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो थियोरेटिकल से हमारा बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर हमारा एक्सपेरिमेंटल सॉल्यूशन का, या थियोरेटिकल से हमारा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्लियर, यही दो पॉसिबिलिटी है ही हमारे पास। अब देखिए व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटली, अगर वो हमारा ग्रेटर आ गया जो हम लोग थियोरेटिकल कैलकुलेट किए हैं, थियोरेटिकली PA + PB अगर उससे बड़ा आ गया तो दिस टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर बेसिकली कॉल्ड, ऐसे ही नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। दिस टाइप ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर बेसिकली कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। कैसा डेविएशन के साथ है ये, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर हम लोग जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट किए वो बढ़ गया है हमारा थियोरेटिकल से, वेयर एज व्हेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल इज लेस देन हमारा थियोरेटिकल PA + PB इज थियोरेटिकल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो अगर उससे कम आ जाएगा तो ये भी तो नॉन आइडियल का ही केस हो गया। तो दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन एंड विथ कौन सा डेविएशन, कम आ गया तो विथ नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है, सिंपल है, आसान है। जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं किया दैट इज बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो या तो हमारा जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो बड़ा आ जाएगा या छोटा आ जाएगा। इफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थियोरेटिकल वैल्यू देन द सॉल्यूशन इज शोइंग positive deviation from Raoult's law, whereas the experimental value of vapor pressure is less than that of the theoretical, that means the solution is showing which deviation, negative deviation from Raoult's law। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं positive deviation, then we will study about negative deviation। क्लियर, कॉपी करते जाओगे आप, जो स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ उसको भी आप लिखते जाओगे तब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को लिखोगे आप। देन आवर फर्स्ट केस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या उसी को हम लोग बोलते हैं रियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। तो आवर फर्स्ट केस इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन और रियल सॉल्यूशन जो रियल में एग्जिस्ट करता है विथ पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कहने का मतलब ये हो गया कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल इट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड थियोरेटिकल। थियोरेटिकल जो कैलकुलेट किए हैं उससे हमारा वेपर प्रेशर क्या आ गया है, ज़्यादा आ गया है सॉल्यूशन का, तो वो हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला। देखिए ये कब आएगा, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का रियल वाला बढ़ गया हमारा, जो हम लोग थ्योरी से कैलकुलेट किए थे वो कम आ गया।
ये कब पॉसिबल है आप समझने की इसको कोशिश कीजिए। जैसे उसी से इंटरेक्शन के टर्म्स में पढ़ेंगे कि इंटरेक्शन जब सेम था तब हमारा कैसा था, आइडियल था, मतलब वो हमारे जब तीनों इंटरेक्शन सेम था सॉल्यूट सॉल्यूट। इंटरेक्शन जब डिफर किया होगा तभी तो या तो ज़्यादा हो गया और नहीं तो कम गया हो गया। तो अभी हम लोग देखते हैं किसका इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा, किसका इंटरेक्शन वीकर होगा। तो उसी को मान लीजिए कि ये है हमारा सॉल्यूट, इस केस में सॉल्यूट है, सपोज कीजिए बी से रिप्रेजेंट कर रहे थे तो बी 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 ये सब सारा सॉल्यूट हो गया। ये हमारा है इस केस में सॉल्वेंट, तो ए इन सब कॉम्बिनेशन से सॉल्यूशन बन गया। तो ए बी के कॉम्बिनेशन से ए बी सपोज लाइक दैट बी ए इस टाइप से ये सॉल्यूशन है, दोनों कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। नाउ जब ये इंटरेक्शन दोनों सेम होगा और फाइनल इंटरेक्शन के इक्वल में होगा, दैट मीन्स वो होगा आइडियल। अब इस केस में हम लोग थ्योरेटिकल जो कैलकुलेट किए एक्सपेरिमेंटल उससे ज़्यादा आ गया। वेपर प्रेशर बढ़ कब जाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ तब जाएगा जब वेपर ज़्यादा बनेगा। वेपर कब ज़्यादा बनेगा, वेपर तब ज़्यादा बनेगा जब हमारा लिक्विड स्टेट से मॉलिक्यूल ज़्यादा वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, यही ना। वेपर प्रेशर कब इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर तब इंक्रीज करेगा जब वेपर ज़्यादा बनेगा। वेपर कब ज़्यादा बनेगा, जब हमारा मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में ज़्यादा कन्वर्ट होगा। जितना ज़्यादा वेपर बनेगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। और वेपर जितना ज़्यादा कब बनेगा, तो वेपर हमारा उतना ज़्यादा तभी बनेगा जब दो चीज़ के बीच में इंटरेक्शन हमारा वीकर होगा। अगर दो मॉलिक्यूल हमारा दो इस टाइप से अटैच्ड है और उसके बीच में इंटरेक्शन काफ़ी स्ट्रांग है तो वो एक दूसरे से कभी भी सेपरेट हो सकता है क्या, नहीं। तो लिक्विड स्टेट में अगर इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया तो वो कभी भी दोनों लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाने का टेंडेंसी उसके पास इतना ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन इंटरेक्शन जब वीकर हो गया, कमजोर हो गया, तो वो क्या होगा, जब इंटरेक्शन वीकर है तो तुरंत लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर स्टेट में। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज, दैट मीन्स वेपर इंक्रीज। वेपर कब इंक्रीज करेगा, जब हमारा ज़्यादा लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। और ज़्यादा लिक्विड वेपर स्टेट में कब कन्वर्ट होगा, वो तब कन्वर्ट होगा जब हमारा सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का इंटरेक्शन वीकर हो जाएगा। तो व्हेन इंटरेक्शन वीक हो जाता है पहले के इंटरेक्शन के कंपेरिजन में, तभी आसानी से वो इंटरेक्शन टूट जाएगा। तुरंत वो लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में, वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत वेपर बन जाएगा और प्रेशर भी ज़्यादा क्रिएट कर देगा। मतलब पॉजिटिव डेविएशन होने के लिए ए बी इंटरेक्शन इज बेसिकली सॉल्यूशन का इंटरेक्शन, दैट मीन्स सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, वो वीक हो जाना चाहिए। तो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन शुड बी वीकर देन या इट शुड बी लेसर देन आइदर द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, या तो सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर से कम हो, बराबर नहीं सॉरी कम हो हमारा, या फिर किससे हमारा कम हो, सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन के। क्योंकि इंटरेक्शन जब बाद में हमारा कम हो गया होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर लगने लगेगा, तभी उसके पास टेंडेंसी बढ़ जाएगा लिक्विड स्टेट से कौन से स्टेट में कन्वर्ट होने के लिए, वेपर स्टेट में। क्योंकि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर, तो आसानी से वो लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है। तो उसी केस में उसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ेगा। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, तो कोई भी सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन राउल्ट लॉ से तभी शो करेगा व्हेन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन इज एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द थ्योरेटिकल। और वो तभी पॉसिबल है व्हेन सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, मतलब इंडिविजुअल जब अकेला में प्रेजेंट था तो, या सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दैट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, मतलब वो सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से हमेशा स्ट्रॉन्गर है, तभी वो हमारे साथ सॉल्यूशन हमारा कैसा शो कर सकता है, दैट सॉल्यूशन विल शो बेसिकली पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं, मान लीजिए कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और हेप्टेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड हेप्टेन। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज बेसिकली CCl4, मतलब बॉन्ड बन रहा है कार्बन और क्लोरीन के बीच में। तो कार्बन और क्लोरीन के बीच में जब बॉन्ड बन रहा है तो क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, तो बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को इधर में पुल करेगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पे कैसा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। फिर ये दूसरा CCl4 होगा, तो इस टाइप से CCl, तो इधर में पार्शियल निगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, तो पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे एक डाइपोल ये बन गया, दूसरा डाइपोल ये बन गया, इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन, मतलब डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, या फिर पोलर इंटरेक्शन है, मतलब चार्ज की वजह से इंटरेक्शन हो रहा है, तो इसमें हो गया पोलर इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स के बीच में, पोलर इंटरेक्शन। जबकि हेप्टेन इज बेसिकली C7H16, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, नॉन पोलर बॉन्ड, मतलब इस केस में जो इंटरेक्शन हो गया वो नॉन पोलर इंटरेक्शन।
नॉन पोलर इंटरेक्शन। तो ये पोलर इंटरेक्शन, वो नॉन पोलर इंटरेक्शन, इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तो हमारा इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा, CCl4 के बीच में होगा और C7H16, तो CCl4 और C7H14, तो ये तो हमारा हो गया डाइपोल, क्योंकि कार्बन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया न्यूट्रल, इस पे कुछ भी नहीं है हमारा। तो ये भी हमारा अंत में तो कन्वर्ट हो गया वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, मतलब नॉन पोलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि इस पे पॉजिटिव नेगेटिव तब होता तब ना इंटरेक्शन स्ट्रांग होता चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो एक में बन रहा है, दूसरे में नहीं बन रहा है, मतलब ये भी नॉन पोलर इंटरेक्शन, मतलब बाद का इंटरेक्शन हमारा वीक हो गया, कमजोर हो गया, शुरुआत का इंटरेक्शन हमारा स्ट्रांग था। पोलर इंटरेक्शन चार्ज पार्टिकल की वजह से इंटरेक्शन स्ट्रांगर होगा, तो सॉल्यूशन का इंटरेक्शन हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट सॉल्वेंट का वीक हो गया। तो ये हमेशा कैसा शो करेगा, हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन, तो दिस विल ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली अगर हेप्टेन है हमारा, फॉर एग्जाम्पल सेकेंड एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हेप्टेन हो गया एंड इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल आ गया, मतलब OH ग्रुप आ गया हमारा, मतलब ये से फिर से पोलर इंटरेक्शन, हेप्टेन हमारा नॉर्मल इंटरेक्शन, नॉन पोलर इंटरेक्शन, इन दोनों को फिक्स से मिक्स करेंगे तो ये पोलर ये नॉन पोलर, फिर से हमारा नॉन पोलर इंटरेक्शन ही हो जाएगा, मतलब बाद का इंटरेक्शन फिर से वीकर, तो ये भी हमेशा कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। क्लियर, आई बात समझ में, दिस विल ऑलवेज शो पॉजिटिव डेविएशन। अब हम लोग इसका भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ सकते हैं, तो अब नेक्स्ट लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of non-ideal solution with positive deviation। कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें पहला है हमारा इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग। ये देखिए, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इस केस में क्या होगा, अब हमारा इसमें पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में क्या चीज़ है हमारा, कि पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में ये है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन वीकर हो गया है, और शुरुआत में सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्वेंट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर है, मतलब पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था, बाद में इंटरेक्शन वीकर हो गया, मतलब ओवरऑल लेफ्ट से राइट जाने में इंटरेक्शन वीकर हो गया, मतलब एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा तोड़ने में इंटरेक्शन हमारा, तो एनर्जी कंज्यूम हुआ मतलब एंडोथर्मिक, मतलब इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग विल बी ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों, बिकॉज ए इंटरेक्शन और बी इंटरेक्शन, मतलब सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन दैट इज ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। तो शुरुआत में इंटरेक्शन को तोड़ने के लिए, क्योंकि यही दोनों इंटरेक्शन ब्रेक होगा तभी ना ये बनेगा, मतलब इस इंटरेक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रहा है हमारा, और इधर में एनर्जी कम रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये तो वीक इंटरेक्शन है, मतलब ओवरऑल एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, मतलब प्रोसेस हमेशा कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक मतलब ग्रेटर देन 0। सेकेंड, डेल्टा V ऑफ मिक्सिंग, वॉल्यूम क्या होगा। अब आप जरा खुद सोचो कि पहले इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर था, मतलब पहले दो पार्टिकल काफ़ी स्ट्रांगली एक दूसरे को पकड़ के रखा था, बाद में इंटरेक्शन जाकर के वीकर हो गया। अब दो चीज़ है, वो दोनों अगर इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर एक दूसरे को टाइट से पकड़े हुए हैं और बाद में वो दोनों एक दूसरे को वीक पकड़े हुए हैं, मतलब इंटरेक्शन जैसे ही वीकर होगा तो वो हल्का हल्का दोनों सेपरेट हो जाएगा। अब दो ही जैसे सपोज करो ये मेरा दो बाएं, ये एक दूसरे को टाइट पकड़े हुए, तभी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, दोनों एकदम साथ में। इंटरेक्शन वीक होने के लिए ये इंटरेक्शन वीक हो गया तो अपने आप दोनों हमारा क्या चला गया, दूर चला गया, मतलब हमारा वॉल्यूम एक्सपैंड कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा, तो वॉल्यूम विल एक्सपैंड, तो नेट वॉल्यूम हमारा बाद का बढ़ गया, मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन 0। जब फाइनल इंक्रीज कर गया हमारा, इसका मतलब क्या कि हमारा फाइनल इंक्रीज कर गया, इनिशियल तो उतना ही था, तो फाइनल वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्योंकि इंटरेक्शन वीकर मतलब मॉलिक्यूल सेपरेट हल्का हल्का हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ गया सॉल्यूशन का सॉल्यूट सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, मतलब चेंज इन वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्यों होगा, क्योंकि इंटरेक्शन बाद वाला हमारा डिक्रीज कर गया है। क्लियर, वेयर एज आवर थर्ड प्रॉपर्टी इज बेसिकली, हम लोग का क्या चीज़, जैसे इसमें पहले आप लिख लीजिए कि ऐसा इस वजह से हो गया चेंज इन वॉल्यूम, बिकॉज फाइनल
फाइनल इंटरेक्शन जो मॉलिक्यूल के बीच में है बिकेम वीकर, वो फाइनल इंटरेक्शन हमारा वीकर हो गया, ड्यू टू विच मॉलिक्यूल्स गेट सेपरेटेड। फाइनल इंटरेक्शन हमारा वीकर हो गया जिसकी वजह से मॉलिक्यूल हमारा क्या होने लगा, सेपरेट होने लगा। आई बात समझ में। थर्ड हम लोग लिख लेते हैं एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग। एंट्रोपी ये बेसिकली हमारा क्या चीज़ दिखलाता है, स्पॉन्टेनिटी को दिखलाता है कि, या एंट्रोपी से हम लोग रैंडमनेस को डिटरमाइन करते हैं ना कि रैंडमनेस बढ़ रहा है कि घट रहा है। अब आप खुद सोचो कि सॉल्यूट था अकेला, उसको हम लोग क्या किए, सॉल्वेंट के साथ मिक्स कर दिए, तो वॉल्यूम हमारा बाद में जब सॉल्यूशन बन गया तो उस सॉल्यूट मॉलिक्यूल के लिए वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया मतलब उसके मूव करने का स्पेस भी बढ़ गया, मतलब रैंडमनेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। क्लियर, क्योंकि रैंडमनेस बढ़ा ना। ये अकेला सॉल्यूट था पहले इस कंटेनर में इतना तक में रखा हुआ, ये इस सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो गया, तब सॉल्यूशन तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इतना बड़ा बन गया। तो एक सॉल्यूट मॉलिक्यूल की बात करें तो उसके लिए सिर्फ इतना स्पेस था मूव करने के लिए, अब उसी सॉल्यूट मॉलिक्यूल के लिए इतना स्पेस हो गया, तो उसका रैंडमनेस मूव करने का एबिलिटी या स्पेस बढ़ गया हमारा। दैट मीन्स हमारा उस रैंडमनेस इंक्रीज किया, इसलिए एंट्रोपी भी हमारा मिक्सिंग का ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर, ऐसा इस वजह से हो गया बिकॉज randomness of molecule increased due to increase in वॉल्यूम। वॉल्यूम के बढ़ने की वजह से हमारा रैंडमनेस मॉलिक्यूल के बीच का क्या हो गया, हमेशा बढ़ गया। क्लियर। नाउ लास्ट हमारा है क्या चीज़, फोर्थ इज बेसिकली डेल्टा जी या गिब्स फ्री एनर्जी स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करेगा। अब फिर से वही बात कि डेल्टा जी इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इसको निकालना है। डेल्टा एच ये हो गया पॉजिटिव, डेल्टा एस ये भी हो गया पॉजिटिव। अब देखिए ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव ये निगेटिव हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव का मैग्नीट्यूड हाई, इसका मैग्नीट्यूड कम, मतलब ये ज़्यादा पॉजिटिव ये कम निगेटिव, तब ओवरऑल पॉजिटिव आ जाएगा। अगर इसी का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, इसका वैल्यू कम हो जाएगा, तो निगेटिव और पॉजिटिव, तो ओवरऑल वैल्यू निगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है या निगेटिव भी हो सकता है, मतलब इसको हम लोग प्रिडिक्ट अभी फिलहाल नहीं कर सकते, वैल्यू दिया हुआ रहेगा तब हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं, तो इट कैंट बी प्रिडिक्टेड। तो दिस इज द बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कौन सा हमारा नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ पॉजिटिव डेविएशन। सिंपल, क्लियर, आई बात समझ में ना। क्लियर। अब अगर हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी इसका आसान है कि एक कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन यहाँ पे 1, तो दूसरे कंपोनेंट का 0, एक कंपोनेंट का यहाँ पे फिर से मोल फ्रैक्शन जिसका 1 था उधर में 0, दूसरे कंपोनेंट का 1। यहाँ सिर्फ ए की वजह से, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर होगा सिर्फ ए की वजह से, यहाँ पे बी का कंसंट्रेशन है तो सिर्फ वेपर प्रेशर होगा बी की वजह से। अगर हमारा क्या होता, आइडियल होता, तब तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आता हमारा। अगर हमारा आइडियल होता तब तो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन हमारा कर्व आता और सॉल्यूशन का कर्व इस टाइप से होता। लेकिन इस केस में हमारा आइडियल नहीं है और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का बढ़ गया है, इंक्रीज कर गया है, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन, मतलब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या हो गया, बढ़ गया, तो ग्राफ कुछ इस टाइप से हो जाएगा। दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का कर्व। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कब बढ़ा होगा, जब सॉल्यूट का भी बढ़ा होगा सॉल्वेंट का भी बढ़ा होगा, तब क्यों उन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन से हमारा सॉल्यूशन का बन रहा है। मतलब सॉल्यूट का भी एक कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर हमारा बढ़ा और दूसरे कंपोनेंट का भी वेपर प्रेशर बढ़ा है। क्लियर, आई बात समझ में। तो जो ग्राफ हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आइडियल केस का है, जो हम लोग डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हमारा किसका हो गया, पॉजिटिव डेविएशन वाले केस का। क्लियर।
तो दिस इज बेसिकली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। Now our next second type of non-ideal solution is non-ideal solution with negative deviation. Non-ideal solution or real solution with negative deviation. नेगेटिव डेविएशन कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा वेपर प्रेशर जो एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट हुआ है, दैट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दैट इज कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंटल, it is less than vapor pressure of solution that is calculated theoretical। यही होगा। तब वैसे ही सोल्यूशन को हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। आपको बता चुके ही हैं। एक्सपेरिमेंटल बाद का हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम कैसे आ जाएगा, तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर तभी घटेगा जब वेपर कम बनेगा। वेपर कम तभी बनेगा जब लिक्विड स्टेट से कम हमारा मॉलिक्यूल्स वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड स्टेट से कम मॉलिक्यूल वेपर स्टेट में तभी कन्वर्ट होगा जब इंटरेक्शन हमारा सोल्यूशन में सोल्यूट सॉल्वेंट का स्ट्रॉन्गर होगा, तभी ना कम वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। मतलब इस केस में हमारा इंटरेक्शन के टर्म से बात करें तो सोल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन, सोल्यूट सॉलिड इंटरेक्शन या फिर सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से, या फिर और सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरेक्शन से हमारा फाइनल इंटरेक्शन जो क्या होगा, दैट विल बी स्ट्रॉन्गर। और वो फाइनल इंटरेक्शन सॉल्यूशन में किस चीज़ का होगा, सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन। अगर वो इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया तो इंटरेक्शन जैसे ही स्ट्रॉन्गर, मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो वो वेपर स्टेट में जल्दी नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, वेपर स्टेट में जल्दी नहीं कन्वर्ट होना चाहेगा, वेपर नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा तो प्रेशर कम क्रिएट करेगा, तो फाइनल वेपर प्रेशर हमारा कम आ जाएगा ना, तो इस टाइप से वो कम आ जाएगा। क्लियर, आई बात समझ में। तो ये हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि नाइट्रिक एसिड और हम लोग मान लीजिए HNO3 और HCl, ठीक है। इन दोनों का अगर हम लोग सोल्यूशन बना रहे हैं तो ये भी हमेशा कैसा सोल्यूशन होगा हमारा, नॉन आइडियल सोल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन, क्योंकि HNO3 ये हमारा नाइट्रिक एसिड है। तो इस केस में आप कोई सा भी नॉर्मल इंटरेक्शन ले सकते हो, वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब पोलर इंटरेक्शन इधर में भी है, इधर में भी हमारा पोलर इंटरेक्शन ही है, मतलब हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड, मतलब क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जब इन दोनों को साथ में मिक्स कर देंगे तब भी हमारा हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे पहले हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड बन रहा था, अब हमारा वहाँ पे हाइड्रोजन हो सकता है ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाए, ऑक्सीजन से जुड़ जाए, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा ना, सोल्यूट में और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन, तो हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन से इंटरेक्शन हो गया तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो और ज़्यादा हमारा पोलर इंटरेक्शन बनेगा, तो फाइनल इंटरेक्शन हमारा इंक्रीज कर गया। क्लियर, इस टाइप से। जैसे मान लीजिए कि वाटर है और HCl है, इसका भी इधर में हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में इंटरेक्शन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम, यहाँ पे हाइड्रोजन और वाटर के बीच में इंटरेक्शन, क्योंकि इसका इसके साथ इंटरेक्शन होगा सॉल्यूशन में, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्शन, तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा तो चार्ज ज़्यादा बनेगा, मतलब पोलर इंटरेक्शन भी स्ट्रॉन्गर होगा। दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन इज बेसिकली नॉन आइडियल सॉल्यूशन विथ नेगेटिव डेविएशन। तो इसका भी हमारा कुछ प्रॉपर्टी होगा, सिंपल सा कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे उस केस में हमारा इंथैल्पी ग्रेटर देन 0 था, इंथैल्पी हमारा मिक्सचर का ग्रेटर देन 0 था पॉजिटिव डेविएशन में। क्यों? क्योंकि फाइनल इंटरेक्शन हमारा वीकर हो रहा था, पहले तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन अब बाद का इंटरेक्शन हमारा स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब बनने में हमारा ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो गया, मतलब ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रहा है, मतलब इट विल बी लेस देन 0 बिकॉज फाइनल इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर। सिमिलरली डेल्टा वी वॉल्यूम हमारा, अब देखिए पहले जो मॉलिक्यूल था उससे इंटरेक्शन बाद का इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो गया, मतलब पहले मॉलिक्यूल जितना टाइटली था उससे और ज़्यादा टाइटली मॉलिक्यूल साथ में अटैच हो गया सॉल्यूशन में, तो और ज़्यादा टाइटली मतलब मॉलिक्यूल और क्लोजर आ जाएगा, तो वॉल्यूम विल डिक्रीज, तो वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर विल बी लेस देन 0। और इंट्रोपी और मिक्सचर की बात करें तो इंट्रोपी बेसिकली हमारा डिसाइड करता है क्या चीज़, रैंडमनेस, मूव करने का स्पेस। तो सॉल्यूट को जब सॉल्वेंट के साथ मूव करेंगे तो वॉल्यूम तो ऐसे भी बढ़ेगा ही ना, तो इंट्रोपी ऑलवेज भी ग्रेटर देन 0। तो इंट्रोपी हमेशा कैसा हो जाएगा हमारा, ग्रेटर देन 0। इससे आप चाहोगे तो गिब्स एनर्जी भी डिसाइड कर सकते हो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। गिब्स एनर्जी हम लोग को डिसाइड करना है। ये कैसा टर्म है हमारा, इट इज़ नेगेटिव
ये कैसा टर्म है, इट इज़ पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव मिला करके ये पूरा निगेटिव, तो निगेटिव इंटू निगेटिव मतलब ये भी हमेशा कैसा आएगा, निगेटिव। तो गिब्स फ्री एनर्जी भी इस केस में निगेटिव आ जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी निगेटिव मतलब हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो गया। तो इस टाइप से हम लोग तीनों टाइप के मिक्सचर को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग पढ़े आइडियल सोल्यूशन, नॉन आइडियल सोल्यूशन। नॉन आइडियल सोल्यूशन में दो डेविएशन, एक पॉजिटिव डेविएशन वाला और एक हमारा कौन सा वाला, निगेटिव डेविएशन वाला। सिंपल था। पॉजिटिव डेविएशन मतलब व्हेन ऑल द इंटरेक्शन आर सेम, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन व्हेन ऑल द इंटरेक्शन आर सेम मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट का इंटरेक्शन, सॉल्यूट का सॉल्यूट के साथ इंटरेक्शन और सॉल्वेंट का सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शन सारा सेम था, देन आइडियल। अगर हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन हमारा बढ़ गया है इंडिविजुअली सॉल्यूट सॉल्यूट से या सॉल्वेंट सॉल्वेंट से, तो निगेटिव डेविएशन मतलब बढ़ गया मतलब हमारा वेपर कम बनेगा। अगर हमारा इंटरेक्शन वीकर हो गया फाइनल, दैट मीन्स वो हमारा पॉजिटिव डेविएशन मतलब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। क्लियर। तो इंटरेक्शन के टर्म्स को हम लोग चेक कर लेंगे। अब बाकी एनसीईआरटी में पढ़िएगा तो कुछ बेसिक और एग्जांपल्स दिए होंगे जिसको आप ध्यान में रखिएगा, उन्हीं सब से घुमा फिरा करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप ध्यान रखोगे हमेशा। तो ये सब बात था आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन का। हमारा जो लास्ट छोटा सा एक थियोरेटिकल टॉपिक है दैट इज बेसिकली एजियोट्रॉप्स। ये टर्म है आपका जो दिया हुआ होगा, बाकी ये टर्म सिर्फ थियोरेटिकली हम लोग को जानना है कि एजियोट्रॉफ क्या होता है। क्लियर। देखिए हम लोग पढ़े थे कि एक हमारा ये हो गया, ठीक है, ये कंटेनर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों हैं। सॉल्यूट का मान लीजिए कि मोल फ्रैक्शन XA है और XB से डिनोट कर देते हैं B। सॉल्वेंट का हमारा मोल फ्रैक्शन यहाँ पे XA है, ये लिक्विड फेज है। यही दोनों अगर हमारा ये कंटेनर क्लोज है तो इन दोनों का वेपर बनेगा क्योंकि वेपर प्रेशर दोनों की वजह से होगा, दोनों वोलेटाइल है। तो यहाँ पे भी A का कंपोनेंट होगा, यहाँ पे भी B का कंपोनेंट होगा। तो ये हो गया लिक्विड फेज, ये हो गया वेपर फेज। तो यहाँ पे A का भी कंपोनेंट होगा, B का भी होगा क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो दोनों हमारा प्रेशर वेपर बनाएगा, दोनों प्रेशर क्रिएट करेगा। सपोज कर लीजिए कि A का हमारा यहाँ पे कितना है YA, हम लोग पढ़ चुके थे कैलकुलेशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन, और B का यहाँ पे हमारा कंसंट्रेशन कितना है YB। क्लियर। तो Y बेसिकली रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन वेपर फेज, X रिप्रेजेंट द मोल फ्रैक्शन ऑफ A एंड B इन लिक्विड फेज। तो सिंपल सा एजियोट्रॉप हमारा वैसा सॉल्यूशन होता है या दैट बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन बाई मतलब दो चीज़ के कॉम्बिनेशन से, दो कंपोनेंट के मिक्सिंग से जो सॉल्यूशन बनेगा जिसका वेपर फेज कंपोजिशन और लिक्विड फेज कंपोजिशन आपस में बराबर हो जाए, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज बेसिकली एजियोट्रॉप। जैसे अगर B की बात करें तो B का लिक्विड फेज कंपोजिशन कितना है XB और B का वेपर फेज कंपोजिशन कितना है YB। तो व्हेन XB इज इक्वल टू YB, तो ऐसा ही अगर हमारा कभी भी हो गया कि उसका जितना लिक्विड में जितना उसका खुद का अमाउंट है उतना ही अमाउंट वेपर में भी हो गया, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बेसिकली बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, मतलब दो कंपोनेंट के एडिशन के सॉल्यूशन से एजियोट्रॉप। सिंपल। अब एक कंपोनेंट का हमारा इक्वल हो गया तो दूसरे का भी इक्वल होगा ना, क्योंकि XB विल बी इक्वल टू 1 माइनस XA, इन दोनों का वैल्यू 1 के बराबर। और सिमिलरली YB विल बी इक्वल टू 1 माइनस YA। ठीक है। अब XB YB इक्वल है मतलब 1 माइनस XA इज इक्वल टू 1 माइनस YA, तो XA और YA भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन लिक्विड फेज इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A इन वेपर फेज। तो ऐसा कंडीशन कभी भी आ जाएगा तो दिस टाइप ऑफ बाइनरी मिक्सचर या बाइनरी सोल्यूशन विल बी कॉल्ड एज एजियोट्रॉप। क्लियर। तो बाइनरी सोल्यूशन हैविंग सेम कंपोजिशन इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज एट एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड हमारा एजियोट्रॉप। दो टाइप का बेसिकली हमारा एजियोट्रॉप होता है। सिंपल है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली ध्यान में रखना है इसको। दो टाइप का एजियोट्रॉप्स होता है। फर्स्ट वन इज मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड सेकेंड वन इज मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स। ये सब थ्योरी है, आपके बुक में ये दिया हुआ होगा टर्म, इस वजह से इसको इंट्रोड्यूस कर देने, बाकी इसका कोई इंपॉर्टेंस तो ऐसे भी है नहीं। दो टाइप का है, मिनिमम BP एजियोट्रॉप्स। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट,
minimum boiling point azeotrope, and second one is maximum BP azeotrope, मतलब मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। सिंपल। देखिए ये भी आसान है। वैसा सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ शो करेगा, दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विच शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो सॉल्यूशन हमेशा कौन सा हमारा होगा, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। दैट एजियोट्रॉप मतलब जिसमें वेपर पे लिक्विड फेज कंपोजिशन बराबर हो, एंड दैट इज showing positive deviation from Raoult's law, so that is basically minimum boiling point azeotrope, whereas maximum boiling point azeotrope वैसा हमारा मिक्सचर होगा जिसका वेपर फेज और लिक्विड फेज कंपोजिशन बराबर हो, एंड दैट इज बेसिकली शोइंग बेसिकली कौन सा डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो वैसे को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। जैसे एग्जांपल निगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा था, नाइट्रिक एसिड और वाटर HNO3 + H2O, तो ये हमारा फॉर्म करेगा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। वेरएज पॉजिटिव डेविएशन हमारा कौन शो कर रहा था, तो इथाइल अल्कोहल वाटर, तो ये हमारा शो करेगा मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप। सिंपल है। तो उल्टा, मिनिमम वाला मतलब पॉजिटिव, कम वाला मतलब पॉजिटिव, मैक्सिमम वाला मतलब नेगेटिव डेविएशन वाला। तो इसी के साथ हम लोग का ये सॉल्यूशन चैप्टर आज कंक्लूड हुआ। तो आज का जो भी था हमारा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी का पार्ट था, जिसको आपको यहाँ से तो देखना ही है, साथ में आप एक बार NCERT पढ़ोगे तो आपको ये सब स्टेटमेंट उधर में भी मिलेगा। NCERT पक्का पढ़िएगा। और इसी के साथ सॉल्यूशन चैप्टर हमारा कंक्लूड होता है। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को अच्छे से अटेंड करो, साथ में NCERT पढ़ो, जो क्वेश्चंस मैंने कराया उस क्वेश्चंस को अच्छे से कीजिए आप, साथ में जो असाइनमेंट्स आपको मिला उसको प्लीज़ एंड प्लीज़ सॉल्व कीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप मेरे से पूछिए। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा होगा, देन हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे। दैट चैप्टर इज बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, थैंक यू।